हेलो एस्पिरेंट्स। तो हम लोग अगला 10 क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हमें जननी सुरक्षा योजना स्कीम के बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे हैं। कुछ फैक्ट्स गिवन, हमें मैच करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सिंपल सी बात है। तो जननी सुरक्षा योजना नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट मदर्स है उनकी सुरक्षा का बात चल रहा है। क्योंकि जननी तो प्रेग्नेंट मदर हो गई, सुरक्षा माने उनकी सुरक्षा और योजना माने स्कीम, उनका बात चल रहा है। सिंपल सा इंग्लिश ट्रांसलेशन करके समझ में आ जाना चाहिए हमें। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। ये आपको सभी को पता है कि ये जो है सेंट्रल स्कीम है, तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का तो कोई इंटरवेंशन नहीं है इसमें, तो ये बात गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। बिल्कुल सही बात, उन्हीं उन्हीं को हेल्प ज्यादा चाहिए होगा ना। जो वेल ऑफ है वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाके अपना खर्चा कर सकते हैं। स्ट्रगल किसको है, पुअर प्रेग्नेंट वुमेन को मेन स्ट्रगल है। तो उनको हेल्प करने के लिए दिस होल इनिशिएटिव इज टेकन केयर ऑफ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमॉन्ग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। बिल्कुल सही बात है, ये इसी का एक्सटेंशन है। जो उनका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, उनको हॉस्पिटल बच्चा पैदा करने का कॉस्ट ना लगे, हॉस्पिटल तक उनको सेफली पहुंचाया जा सके, ये पूरा इंश्योर करने के लिए ही आशा जो वर्कर होती है उनको इन्वॉल्व किया गया इस पूरे प्रोग्राम के अंतर्गत, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। फिर फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। तो ये जो प्रोविजन है ना, ये जननी शिशु सुरक्षा योजना का पार्ट है। इस जननी सुरक्षा योजना का सिर्फ पार्ट नहीं है, जननी शिशु सुरक्षा योजना का पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एक्चुअल स्टेटमेंट थोड़ा लगेगा, पर पढ़ के भी आप गेस मार सकते हो, बिकॉज जैसे हमने क्लियरली बात कर लिया स्कीम का मतलब क्या है, तो यू कैन टेक अ गेस। सिंस ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशंस बीइंग अंडरटेकन अंडर एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। तो एक और स्कीम का बात चल रहा है, एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। इसके अंदर 6x6 वाला स्ट्रेटेजी भी आता है, जिसमें बेसिकली एनीमिया का मतलब क्या होता है, किसी वुमेन के बॉडी में खून की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी। तो आयरन उनको दिया जाता है, आयरन सप्लीमेंट्स, ताकि उनकी कमी पूरी की जा सके। तो अब यहाँ पहला स्टेटमेंट क्या दिया, पढ़ते हैं। इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलेक्टिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अब देखिए, एडोलेसेंट प्रेग्नेंट वुमेन वाला बात सही है, पर एक कैल्शियम नहीं आयरन होगा, जैसे मैंने बात किया। एनीमिया का मतलब भी होता है आपके में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो आपको आयरन देके, आयरन सप्लीमेंट्स देके उस कमी को मैच किया जाता है। अब सेकंड क्या है, इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये बात बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो गया, ये वाला बात बिल्कुल सही है सेकंड नंबर। क्यों? अब देखिए, अगर डिले किया जाएगा तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो कॉर्ड है, उससे जो न्यूट्रिशन बच्चे को मिलता है वो कुछ और समय के लिए मिलेगा। तो चाइल्ड के बचपन से ही उसके अंदर न्यूट्रिशन और हेमोग्लोबिन खून की कमी नहीं होगी। इससे बेनिफिट देखा गया रिसर्च के दौरान, तो इसलिए प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट किया गया इसके अंदर। ये बात सच है, फैक्चुअल जानकारी है। अगर आपको ये साइंस समझ में नहीं आता जो इसमें एक्सप्लेन किया गया, तो आपके लिए फैक्ट है ये। फैक्ट होने के कारण आपको याद होना पड़ेगा। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डिवर्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट प्रोवाइड्स पीरियोडिक डिवर्मिंग टू चिल्ड्रन एडोलेसेंट्स। ये सही बात है, फैक्चुअल जानकारी है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट एड्रेसेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया इन एंडेमिक पॉकेट्स विद स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया, हेमोग्लोबिन ओपैथीज एंड फ्लोरोसिस। बिल्कुल लॉजिकली करेक्ट लग रहा है। आप समझिए, नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज ऑफ एनीमिया है, उसको भी सॉल्व करने ट्राई करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हम एनीमिया मुक्त स्ट्रेटजी का बात कर रहे हैं। ये तो नहीं लिखा न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो एनीमिया मुक्त करने के लिए तो होलिस्टिक एनीमिया मुक्त करेंगे, तो उसमें नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज को भी एड्रेस किया जाएगा लॉजिकली। तो दिस इज राइट। तो फोर्थ वाज द इजीएस्ट स्टेटमेंट टू कट आउट, फर्स्ट वाज द इजीएस्ट स्टेटमेंट टू कट आउट। अब सेकंड और थर्ड में आपको डाउट पैदा हो सकता है, जिसमें आप सेकंड तो थोड़ा गेस कर सकते हो, थर्ड वाज डिफिकल्ट। आइडियली ये सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों राइट है, आंसर इज 3। तो मैंने डिस्कस किया कि कैसे आप इसको एलिमिनेट भी कर सकते हो, तो आप सोच भी सकते हो, बट ओवरऑल थोड़ा सा फैक्चुअल साइड में आंसर था, इसलिए इसको मीडियम मानूंगा मैं। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कार्बन फाइबर्स जो होते हैं उन्हें यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स में इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बन फाइबर माने ऐसे फाइबर जिसमें 90% ज्यादा कार्बन हो, उनको कार्बन फाइबर्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। अब इनमें क्या बहुत सारा स्ट्रेंथ होता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं और ये अच्छे कंडक्टर भी होते हैं, तो इस कारण से ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है। और फिर इसमें सेकंड बात क्या दिया है, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकल। ये बात गलत है। अब कार्बन फाइबर जितना स्ट्रेंथ वाला मैटर है, कोरोजन हो नहीं रहा है, तो आप सोचिए ना, जो कोरोड नहीं हो पा रहा है वैसा मटेरियल तो दुनिया में लोगों को चाहिए। तो अगर डंप भी किया जा रहा है, और उसका मटेरियल जिससे वो बना है वो काम दोबारा आएगा, तो इसीलिए कार्बन फाइबर जो है उसको रिसाइकल किया जा सकता है। सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट, आंसर इज ए। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बता रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन। कुछ एक्शन दिए गए हैं, फिर बताया इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्शंस फंक्शन ऑफ एक्सेलरोमीटर इज रिक्वायर्ड। अब देखिए, साइंस एंड टेक का थोड़ा सवाल है लॉजिकली। एक्सेलरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन सबको पता क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए।
ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर, या फिर वेलोसिटी बाई टाइम, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का बात जहां हो रहा है, जहां भी आपको लगता है एक्सेलरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वाइब्रेशन और चेंज फ्रीक्वेंसी को, चेंज इन वेलोसिटी को मेजर कर सकता है, तो ऐसा जहां भी यूज आ रहा है वो सारे डिवाइस वहां पे प्लेस किए जा सकते हैं। फर्स्ट केस क्या बता रहा है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। बिल्कुल सही बात है, इसमें एक्सेलरोमीटर यूज किया जाता है क्योंकि जैसे कार क्रैश करता है तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन चेंजेस आता है, उस इस वाइब्रेशन चेंज को देखते हुए एक्सेलरोमीटर एक्टिव हो जाता है और एयरबैग को इंस्टेंटेनियसली डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट इज राइट। सेकंड क्या है, डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ अ लैपटॉप टुवर्ड्स द ग्राउंड व्हिच रिजल्ट्स इन इमीडिएट टर्निंग ऑफ द हार्ड ड्राइव। ये बिल्कुल इसमें एक्सेलरोमीटर का यूज है, बताइए क्यों? क्योंकि अब फ्री फॉल किसके अंदर होता है, जी के अंदर होता है। जी इज व्हाट, ग्रेविटी, ग्रेविटी इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो कॉमन सेंस का बात है, इसमें तो जी क्लियरली दिख रहा है, ये तो मोस्ट इजी स्टेटमेंट था। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, डिटेक्शन ऑफ टिल्ट ऑफ द स्मार्टफोन व्हिच रिजल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड। अब जैसे आपका फोन ऐसे है, आप हल्का सा उसको ऐसे घुमाते हो, हॉरिजॉन्टल मोड में करते हो तो स्क्रीन घूम जाता है ना। क्यों घूम जाता है? वो किस कारण से हो रहा है? वो एक्सेलरोमीटर के कारण से हो रहा है। वो एक्सेलरोमीटर वाइब्रेशन चेंजेस पकड़ लेता है। और ग्रेविटी आप देखिए, आपका वर्टिकल है तो सेंटर ग्रेविटी यहाँ पे है, आप टर्न करोगे सेंटर ग्रेविटी वहीं रहेगा, बट देयर विल बी चेंज इन द मास क्योंकि आपका हाइट चेंज हो गया। तो एक्सेलरोमीटर का यहाँ पे भी यूज आएगा इस कारण से। अगर आप फिजिक्स समझ पा रहे हो तो आपको ये ऑप्शन पूरा क्लियरली समझ में आएगा जैसे मैंने समझाया है। अदरवाइज आप सोच के भी हल्का विजुअलाइज कर सकते हो। 54 का आंसर है ऑल थ्री, सी इज द आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या बता रहा है, विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर्स इन रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको ये इतना तूफानी नाम कभी सुना आपने शायद नहीं होगा, पर आप इंग्लिश का मतलब समझ के देखोगे कि बायोफिल्टर्स का मतलब क्या होता है। रिसर्कुलेटिंग मतलब वो दोबारा किसी चीज को रिसर्कुलेट करना, एक्वाकल्चर माने फिशेस सिस्टम का बात चल रहा है। तो अब अपने को स्टेटमेंट पढ़ के देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला बता रहा है बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनइटन फिश फीड। लॉजिकली सही लग रहा है। अब हम रिसर्कुलेट कर रहे हैं कोई चीज को, ठीक है ना, तो हम चाहेंगे ना उसमें से गंदगी निकल जाए। बायोफिल्टर का रोल इसमें क्या लग रहा है आपको कि पॉल्यूशन को हटाना, पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट को हटाना। तो ये एक पॉल्यूशन है। अनइटन फिश फीड जो है वो तो उसको डंप करना जरूरी है ना, तो ये वाला राइट हो गया। सेकंड क्या है, बायोफिल्टर्स कन्वर्ट एमोनिया प्रेजेंट इन द फिश वेस्ट टू नाइट्रेट। लॉजिकली राइट, बिकॉज एमोनिया इज पॉइजनस। अमोनिया जो है एक तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है जो कि न्यूट्रिशनल यूज में काम आ सकता है शायद, चाहे तो इज ऑल्सो राइट। थर्ड क्या है, बायोफिल्टर्स इंक्रीज फॉस्फोरस एज न्यूट्रिएंट फॉर फिश फिल्टर। अब देखिए फॉस्फोरस अगर बढ़ गया, ये मोस्ट रिएक्टिव चीज है, तो ये तो भाई रिस्की चीज है, ये तो हैजर्डस है एनिमल्स और ह्यूमन के लिए भी। तो इस कारण से फॉस्फोरस अगर बढ़ा रहा है तो वो तो नेगेटिव चीज है, पॉजिटिव चीज कैसे हुआ? पर बायोफिल्टर तो पॉजिटिव काम कर रहा है, इसलिए थर्ड इज रॉन्ग। इसका आंसर है बी, ओनली टू इज राइट। अब देखिए मैंने कितना लॉजिकली सॉल्व किया, मेरे को इसका फैक्ट नहीं पता था, बस मैंने लॉजिक से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। तो ऐसे लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हो साइंस एंड टेक इफ यू अंडरस्टैंड सम टर्म्स। साइंस एंड टेक में अगर लॉजिक सॉल्व करना है तो कुछ चीजों का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए चीजें पॉजिटिव फंक्शन की है, नेगेटिव फंक्शन की है, तो इट विल हेल्प यू। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस का बात चल रहा है, उनका मतलब पूछा है। सिंपल सी बात है, तीन शब्द दिया है, आपको बताना है कितने सही है कितने गलत है। अब पहले देखिए नेबुला, मोस्ट पॉपुलर वर्ड, गली गली के लोगों को पता होता है, साइंस एंड टेक जो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्पेस हल्का सा भी पढ़ते हैं जो, नेबुला डायरेक्टली समझ जाते हैं। नेबुला मतलब क्या है, जायंट क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस इन स्पेस। इसका मतलब ये तो यहाँ पे हो गया। अब ये यहाँ पे होगा, इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दो तो एटलीस्ट रॉन्ग हुई है। आपको पल्सर्स नहीं भी पता तो भी आपको पता है कि इसका आंसर या तो ओनली वन होगा या नन होगा। 50% गेस लेके आप आगे बढ़ सकते हो अगर आपको दोनों में से एक भी चुनना है तो। और आपको अगर पल्सर्स भी पता है, आपको पता होगा न्यूटन स्टार्स, जो रोटेटिंग न्यूटन स्टार्स है उनको पल्सर्स बोला जाता है, तो आप समझ जाओगे सही स्टेटमेंट है, आंसर इज ओनली वन करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इंडिया के पास है कि नहीं है? बिल्कुल है। इंडिया का सिस्टम का नाम है नाविक नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन। नाविक, या फिर उसको ये भी बोलते हैं IRNSS, ये उसका अदर नेम है। हम लोग के 7 कॉन्स्टिलेशन है, इसमें 3 जियो स्टेशनरी पे है और 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस पे है। ये 7 सैटेलाइट्स हमारे घूम रहे हैं एनी टाइम, इंडिया को नेविगेशन दे रहे हैं। वैसे और कौन सी कंट्री के पास है? अब देखिए इंडिया के पास है तो इतने तो मान लीजिए यूएस के पास हो गई और फिर चाइना के पास हो गई, क्योंकि चाइना सब ट्राई कर रहा होगा। गेस मार के चल सकते हो आप, चाइना हम लोग के स्पेस में भी काफी आगे चल रहा है, ठीक है। अब यूएस के पास है तो रशिया के पास होगा, क्योंकि दोनों पुराने दुश्मन है, तो इसके पास है तो इसके पास ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद यूरोपियन यूनियन या यूरोप में कोई ना कोई कंट्री तो ऐसा होगा जो यूएस का चार चटके इसको बना लिया होगा अपने स्टाइल से। तो ये 4-5 देश ऐसे होते हैं जिनके बारे टेक्नोलॉजी संभावना है ज्यादा होने का। अगर आपको कुछ नहीं भी पता तो ये तो क्या आपका जियो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन अंडरस्टैंडिंग से आपने गेस कर लिया, जो कि सही है वैसे, मैं फैक्चुअली बता दे रहा हूँ आपको, पर ये तरीका है सोचने का, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, कनाडा का पता नहीं, इजराइल का पता नहीं, जापान का सबको पता होगा QZSS कुछ है जापान के पास,
ये उसका रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। और इनफैक्ट इंडिया और जापान दो ही कंट्री के पास रीजनल नेविगेशन है। बाकी यूरोपियन यूनियन, रशिया, यूएस और चाइना के पास ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे साइंस एंड टेक का वेरी इजी फैक्ट, सिंस हम लोग नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं, इसलिए न्यूज में हमेशा रहता है। कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स या फिर फैक्चुअल की तरफ उसको याद रख सकते हो। आंसर इज डी। 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया, दो स्टेटमेंट है, आपको बोला कितना सही है कितना गलत है, बताइए। अब देखिए पढ़िए, बड़ा मजेदार सवाल है ये। मैंने सवाल मैं तो बड़े अच्छे से कर पाया क्योंकि मेरा फंडामेंटल्स क्लियर है। ये वैसा फंडामेंटल सवाल है। क्या बोला है? बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, while cruise missiles are rocket powered only in the initial phase of flight। अब ये इतना बेसिक सवाल है, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का डिफरेंस कब आता है? अब बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? इसका मतलब उसको एक बार लॉन्च किया फिर वो सीधा जाके अपने टारगेट पे प्रिसाइसली एम करके खत्म कर देगा। क्रूज मिसाइल क्या होता है? एक ऐसा मिसाइल जिसको आपने लॉन्च किया पर अपने फुल पूरे पाथ में कंट्रोल किया, डायरेक्शन डायरेक्ट किया, उसे गाइड किया। अब आप बताइए इस क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में से इसके अंदर वन टाइम रॉकेट पावर जरूरत पड़ सकता है? लॉजिकली बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि इसको एक बार ही मारना हमें। पर क्रूज मिसाइल को तो पूरा कंट्रोल करना है ना, तो हमें थ्रू आउट उसमें सबसोनिक स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए ये उल्टा दे दिया है। क्रूज मिसाइल का बैलिस्टिक में लिख दिया, बैलिस्टिक का क्रूज में लिख दिया, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए कितना फंडामेंटल स्टेटमेंट था। बस इतना सब सोच लो एग्जाम में तो मजा आ जाए। फिर अग्नि 5 का बात चल रहा है। अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, while ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कितना बड़ा मजाक चल रहा है बताइए, फिर इसमें उल्टा लिख दिया है। ये भी रॉन्ग है। अग्नि 5 जो है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, उसका अप टू 5500 किलोमीटर उसका रेंज है। समझ रहे हो? इंटरकॉन्टिनेंटल है। अग्नि 5 इज इंटरकॉन्टिनेंटल, ये तो सुपर मीडियम रेंज तो हुआ नहीं, तो ऐसे ही रॉन्ग हो गया। बाकी कुछ नहीं भी पता तो खाली अग्नि 5 का नहीं पता होता था तो भी आप ये सवाल इजीली कर लेते। इसका आंसर है 2 इज रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा डी, नाइदर 1 नाइदर 2 इज राइट। अब 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मर्क्यूरी पॉल्यूशन। अब देखिए मर्करी मीनामार्टा डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबको पता है मर्करी एक बहुत पॉपुलर पॉल्यूटेंट है, इससे क्वेश्चन बनना चांसेस हाई रहता है। तो आपको हल्का सेंस होना चाहिए मर्क्यूरी पॉल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था पर इसलिए इजी टू मीडियम मैं मानूंगा इसको। अब क्या दिया है? मरकरी पॉल्यूशन कैसे हो सकता है? गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जेनरिक स्टेटमेंट दिया है, इज द सोर्स बोला है। अगर बोल देता इज द मेजर सोर्स या फिर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स तो आपको क्वेश्चन आता, पर इज द सोर्स दिया तो हाँ चलो, अगर नहीं पता तो कुछ तो निकलता होगा मरकरी उससे, क्योंकि माइ कोल में तो निकलता है, सभी को पता है। अगला स्टेटमेंट वही दिया है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इज अ कॉज ऑफ मरकरी पॉल्यूशन। सबको पता है कि कोल के अंदर मरकरी बहुत हाई मात्रा में पाई जाती है, अच्छा कंसंट्रेशन में मिलता है मेरा मतलब है। तो जब थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोल को बर्न करते हैं तो मरकरी पॉल्यूशन, मरकरी काफी एज अ ऐश के अंदर जो काफी निकलता है मरकरी, और वो मेजर पॉल्यूशन कॉज करता है कोल के अंदर। तो गोल्ड में भी कुछ ना कुछ निकलता है, ऐसा गेस ले सकते हो क्योंकि जनरिक स्टेटमेंट दिया है, फैक्चुअल एकदम स्पेसिफिक नहीं हुआ है। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है लॉजिकली। अगर आपको पता है तो पता है, वरना लॉजिकली भी ऐसा सोच सकते हो। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या है? देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। बिल्कुल सही बात है। अब मरकरी ऐसा चीज है हमें समझ में नहीं आ पाया आज तक कभी कि उसका कोई सेफ लेवल है, कितना कंसंट्रेशन बर्दाश्त कर सकते हैं लोग, और किसी को ट्राई करने का मन भी नहीं है बिकॉज वेरी डेंजरस। ठीक है ना? इसलिए इसका ऑल थ्री इज द राइट आंसर। अब 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है। बोला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल ऑफ इंटरनल कंबशन। बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन कह सकता है कि हाइड्रोजन जो है काफी इन्फ्लेमेबल है आपस में, उसको इन्फ्लेम किया जा सकता है, इसलिए इंटरनल कंबशन में उसे डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज फ्यूल फॉर हीट एंड पावर जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। इसको खुद अकेला तो यूज किया जा ही सकता है, प्लस नेचुरल गैस के संग भी इसको यूज किया जा सकता है, और ये इसको कंबशन में यूज किया जा सकता है ताकि हीट और पावर जनरेट ये कर सके। जैसे मेनली हम लोग पावर प्लांट्स में प्लान करें इसको यूज करने का। अभी रिसेंटली एनटीपीसी ने भी इसका इनॉग्रेशन किया, ट्रायल मारा है इसका। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग जो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। उसके बाद हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का फंडा स्टार्ट किए थे सोचना, क्योंकि वो हेल्प कर सकता है काफी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में, तभी इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। आप समझ सकते हो। तो इसका आंसर है, तीनों सही है, ऑल थ्री इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स भी है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी है। जैसे देखिए मैंने कितना फास्ट समझते हुए आपको समझा दिया, पर हो सकता है आप सबके लिए इतना ईजी ना हो, आप सबके लिए जो जो मैंने बोला सब नया हो। तो करंट अफेयर्स और प्लस फंडामेंटल्स, साइंस एंड टेक में अब यूपीएससी जो है जनरिक क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है कि आप डी मार के भाग जाओ। ये आप क्लियरली देख लीजिए, इस बार साइंस एंड टेक में अच्छा गेम खेला, लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे खेला। दिस वाज इट। ये था आज का 10 क्वेश्चन। अब अगले 10 क्वेश्चन के लिए हम लोग दोबारा जुड़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट विशेस।